आइए शुरू करते हैं आज। तो लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था टाइप ऑफ जीएसटी के बारे में, और हम लोग ने जाना कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी और यूटीजीएसटी कौन कौन से केसेस में किस टाइप के जीएसटी हम लोग लगाते हैं, तो वो हम लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग ने लास्ट टाइम ये जाना कि अगर हम लोगों का बिजनेस लोकल है, लोकल का मतलब इंट्रा स्टेट, ठीक, जीएसटी की लैंग्वेज में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब लोकल। इंट्रा स्टेट अगर बिजनेस है तो आप लोगों ने जाना कि इसमें हम सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी लगाते हैं। अगर ये यूटी है, सेम इंट्रा स्टेट, ठीक है, सेम इंट्रा यूटी स्टेट है, तो सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगाएंगे, ठीक है। इंटर स्टेट बिजनेस अगर है, ये दो वर्ड को आपको ध्यान देना है। इंटर स्टेट बिजनेस है तो हम लोग आईजीएसटी लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को पता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब समझा था, हम लोगों ने देखा कि इंट्रा स्टेट बिजनेस होने पर सीजीएसटी, एचजीएसटी, और इंटर स्टेट बिजनेस होने पर आईजीएसटी, ये दोनों टर्म्स को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ। इंट्रा स्टेट अगर कहीं शब्द आ जाए तो लोकल बिजनेस एक्टिविटी हो रही। लोकल मीन्स आपके सेम स्टेट के अंदर, ठीक है। और आपका इंटर स्टेट का मतलब आपका अपने राज्य से दूसरा से, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो या तो हम अपने राज्य के अंदर ही सेल करेंगे गुड्स को, या अपने राज्य के बाहर सेल करेंगे। तो जीएसटी के लॉ में बता दिए गए राज्य के अंदर सेल करोगे तो सीजीएसटी, एचजीएसटी लगा देना, और राज्य के बाहर अगर सप्लाई देते हो तो आईजीएसटी लगा देना। लेकिन अब क्वेश्चन एक और यहाँ पास आता है कि अगर हम अपने कंट्री के बाहर सेल करें, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी तो कंट्री के बाहर भी तो हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि आपने जो भी गुड्स की सप्लाई दी वो अपने देश के बाहर दी, अमेरिका, लंदन, चाइना, यूरोप, कहीं भी आपने सप्लाई दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो कौन सी जीएसटी लगाएंगे। क्वेश्चन ये आता है कौन सी जीएसटी लगनी चाहिए आपके हिसाब से एक्सपोर्ट करने पर, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो किसी भी प्रकार की जीएसटी नहीं लगेगी। अब इसी टॉपिक को आज हम लोग थोड़ा डीप में जाके समझेंगे। एक्सपोर्ट अगर आप करते तो कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। सपोज एग्जांपल, कोई गुड्स 100 रुपये का टैक्सेबल अमाउंट था, ठीक है, और ये गुड्स 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है इस गुड्स पे। तो मान लीजिए कि 18 रुपये की जीएसटी भी इसमें एप्लीकेबल होगी, तो टोटल गुड्स का अमाउंट हो जाएगा 118 रुपये, ठीक है। तो अगर आप अपनी कंट्री में कहीं भी सेल करेंगे तो इनवॉइस जो आप बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे, मतलब ठीक, सेल का बिल जब काटेंगे, अगर लोकल है तो 9 रुपये का सीजीएसटी, जीएसटी लगाएंगे। अगर आपका लोकल नहीं है, ठीक, इंटर स्टेट है, तो 100 रुपये का टैक्सेबल गुड्स और 18% 18 रुपये, 118 रुपये का इनवॉइस अमाउंट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी गुड्स को आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब यहाँ 18 रुपये नहीं लगाने वाले आप। अब सिर्फ आप लिखेंगे 100 रुपये, बस इनवॉइस वैल्यू आपका 100 रुपये ही होगा। इसका मतलब यानी कि आपको एकदम क्लियर रहना है कि जब भी हम एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, या अगर आपको एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, या अगर आप टैक्स कंसल्टिंग की फील्ड में है, कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर कर रहा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक्सपोर्ट करने पर जीएसटी नहीं लगानी। अब यहाँ पर अगर हम जरा देखें कि देखा जाए तो यहाँ नुकसान भी तो हो रहा है। कैसे? सपोज ये सैफ जो है एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट का बिजनेस करने का मतलब आप अपने देश के बाहर गुड्स को सप्लाई देते हैं, लेकिन आप उस गुड्स को प्रोड्यूस तो अपनी कंट्री में करते होंगे, प्रोड्यूस भी करते होंगे, या अपने कंट्री के किसी सप्लायर से खरीद कर उसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे के देन आप एक्सपोर्ट करते होंगे। एक एग्जांपल हम लोग ले लें कि इन्होंने 90 रुपये का कोई गुड्स था, उसको परचेज किया, और परचेज करने पर इनके ऊपर 18% की जीएसटी एप्लीकेबल हुई। हाँ, आई 18% की जीएसटी एप्लीकेबल हुई। जब इन्होंने परचेज किया, सैफ ने वो 90 रुपये में खरीदा, और 18% जीएसटी के हिसाब से कितना 10 रुपये 80 पैसे समथिंग आएगा ना। मान लीजिए कि हाँ 11 रुपये अप्रॉक्स ले लेते, 11 रुपये, ठीक है। इनके ऊपर 11 रुपये की जीएसटी भी एप्लीकेबल। इन्होंने जो पेमेंट किया
101 रुपये पेमेंट किया उस गुड्स को खरीदने के लिए, ध्यान दीजिएगा। और ये जो 11 रुपये है उनके लिए आईटीसी कहलाएगी सैफ के लिए, क्योंकि हमने परचेज करने पर जो भी जीएसटी हमारे ऊपर एप्लीकेबल हुई वो मेरे लिए आईटीसी होती है। हाँ आई तो उसे टाइम पे आ जाएगा, करिए आप, हाँ उधर बढ़ जाइए, हाँ ठीक है। तो अब इसी गुड्स को अगर सैफ अगर अपने लोकल मार्केट में या अपने डोमेस्टिक में अगर बेचेंगे तो 10 रुपये, अब ये 10 रुपये का प्रॉफिट लगा लेते हैं और जीएसटी 18 रुपये आ जाती है, और ये बेचेंगे 118 रुपये, तो हमें सिंपली यहाँ प्रॉफिट हमें दिख रहा है कि टोटल इस गुड्स को खरीदने में 101 रुपये खर्च हुए जीएसटी लगाकर मिलाने के बाद, और इन्होंने जब सेल किया तो 118 रुपये में इन्होंने सेल किया। तो हमें साफ साफ प्रॉफिट दिख रहा है कि इनका प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन इनका प्रॉफिट है 10 रुपये का, ये तो टैक्स तो उधर हमें पे करने हैं। तो यानी कि आपने दिया टोटल 101 रुपये, जब बेचा तो 118 रुपये आपने लिया, तो आपने प्रॉफिट भी अपना निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर इसी गुड्स को सैफ को अगर एक्सपोर्ट करना है तो सैफ अब उसे सेल करेंगे 100 रुपये में, लेकिन जीएसटी यहाँ नहीं लगाएंगे, यानी टोटल अमाउंट 100 रुपये जाएगा। अब जरा अगर हम लोग ध्यान दें तो ये टोटल 101 में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 100 रुपये में, नुकसान हो रहा है, इसका मतलब एक्सपोर्ट करने पर नुकसान हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे ही अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, सेक्शन जब पढ़ाएंगे आगे सिखाएंगे कि एक्सपोर्ट के बिजनेस को हम किस तरह से जीएसटी की पोर्टल में शो, वो सेक्शन में पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो अब ये जैसे ही सैफ शो करेंगे कि मैंने 100 रुपये का गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, तो इनको ये 11 रुपये जो है इनके बैंक खाते में अपने से क्रेडिट हो जाएगा एक्सपोर्ट करने पर। अगर ये 11 रुपये इनको मिल गए तब तो ये 10 रुपये कमा लिए। तो हमेशा आप लोगों को क्लियर रहना है कि एक्सपोर्ट जब भी हम करेंगे तो किसी भी प्रकार की जीएसटी नहीं लगेगी। तो 3 कंडीशन बताए हम, लोकल स्टेट पे अगर आप सप्लाई देते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ना, इंटर स्टेट पे सप्लाई देंगे तो आईजीएसटी, और एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई जीएसटी आप नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री से कोई गुड्स आप सप्लाई लेते हैं, खरीदते हैं, तब आपके ऊपर आईजीएसटी लगेगी। अब इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है, इसी टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब हम बेच रहे हैं दूसरे कंट्री में तो हमें कहा जा रहा है कि कोई जीएसटी मत लगाइए आप, लेकिन जब हम दूसरी कंट्री से खरीद रहे हैं तो हमारे ऊपर आईजीएसटी लगाई जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज ये तनुष है, ठीक है, तनुष रहते हैं चाइना में, ठीक, यहाँ, और यहाँ शिवांशु है और शिवांशु रहते हैं इंडिया में, ठीक है, दोनों अलग अलग कंट्री है। तो शिवांशु को ठीक तनुष से कोई गुड्स इनको चाहिए था, इन्होंने इनको जो ऑर्डर लिखवाया कि हमें 1 लाख पीस ये गुड्स चाहिए, ठीक है, इन्होंने बताया कि चलिए 1 लाख ये गुड्स की प्राइस पड़ेगी 100 रुपये की रेट से पड़ेगी, 1 लाख पीस अगर मगर 1 करोड़ का गुड्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब चाइना का व्यक्ति क्या करेगा, इनको 1 करोड़ का इनवॉइस बनाएगा, और चाइना के व्यक्ति भी टैक्स अपना नहीं लगाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट करने पर कोई कंट्री टैक्स नहीं लगाती। तो 1 करोड़ का ये गुड्स इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने भाड़ा भी पे किया, भाड़ा मान लीजिए कि भाड़ा पे किया इन्होंने 5 लाख रुपए का, ठीक है, मतलब फ्रेट, ठीक है। चाइना के व्यक्ति ने बोला, तनुष ने बोला कि 5 लाख तो भाड़ा लग जाएगा शिप से आपके कंट्री में पहुंचाने में, डोर डिलीवरी देने में, और 1 करोड़ का हमारा गुड्स है। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू जो बनेगी 1 करोड़ 5 लाख की बनेगी, ठीक है। अभी आपके ऊपर कोई प्रकार के टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो चाइना से ये गुड्स आपके पास इंडिया के पोर्ट्स में पहुंचेगा, पहले तो बंदरगाह में पहुंचेगा, क्योंकि गुड्स कहाँ से आएगा, या तो बाई एयर आएगा, बाई ओशियन या सी आएगा, ठीक है। तो ये आपका कार्गो शिप से अब जब आपके इंडिया में ये पहुंचा, इंडिया में गुजरात या जहाँ भी पोर्ट्स हैं, जहाँ बंदरगाह है वहीं पहुंचेगा। तो वहाँ पर पहुंचेगा, पहले कस्टम डिपार्टमेंट जो भी गुड्स को आ रहा है वो गुड्स को पहले अपने ट्रांजिट में रखेगी। उसके बाद आपके पास एक मेल आएगा शिवांशु के पास, शिवांशु पास मेल आएगा कि आपका 1 करोड़ 5 लाख का गुड्स आया है, कृपया आप इसमें हमें इंपोर्ट ड्यूटी दीजिए,
और प्लस हमें IGST भी दीजिए। यानी कि जब भी आप गुड्स मंगाते हैं दूसरी कंट्री से तो आपके ऊपर दो तरीके के टैक्स अप्लाई होते हैं, और वो टैक्स वो सप्लायर नहीं कलेक्ट करता। जैसे भारत में अगर हम किसी से लेंगे तो सप्लायर टैक्स ले लेता है, बट अगर हम दूसरी कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जब वो गुड्स आएगा तो दो तरीके के टैक्स अप्लाई होगी, एक होगा इंपोर्ट ड्यूटी, एक होगा IGST। अब IGST तो 18% लग जाएगा, यानी कि 1,05,00,000 का 18%। तो आप कह सकते हैं 1,00,00,000 का 18 यानी कि 18,90,000 का आपके ऊपर लग जाएगा IGST। यानी कि अब होता क्या है कि जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, आपने किसी वेबसाइट पे देखा है ना, alibaba.com एक चाइना का वेबसाइट, आपने देखा कि यार ये चीज़ें तो ये तो 100 रुपये में बेच रहे हैं, यहाँ बिकती है 150 में बिकती है, ये हमें 100 में मिल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑर्डर दिया, आपको लगा कि चलो ठीक है, और उसने भाड़ा सब जोड़ने के बाद समझ में आया कि हमारे घर तक यहाँ लाने में 105 रुपये पड़ रहा है। आपके सप्लायर से बात है, लेकिन आपने सोचा कि चलो 1 लाख पीस ऑर्डर कर देंगे तो हमें 1,05,00,000 ही देना पड़ेगा भाड़ा सब जोड़ के। जैसे ही ये गुड्स की सप्लाई हुई आपके इंडिया के पोर्ट्स में पहुंचा तो सबसे पहले आपके ऊपर लगेगा इंपोर्ट ड्यूटी, जिसे टैरिफ बोलते हैं। अभी आप न्यूज़ में खूब सुन रहे होंगे, अमेरिका टैरिफ लगा दिया, वो लगा दिया। इसके बाद आज हम थोड़ा डीप में समझेंगे क्या होता है इंपोर्ट ड्यूटी। मान लीजिए सपोज अब भारत सरकार ने इस गुड्स पे, जो गुड्स आप मंगाए होंगे, हो सकता है कि इस गुड पे 50% का टैरिफ लगाया हो। अब 50% का टैरिफ का मतलब 1,05,00,000 का जो गुड्स था, यानी कि यहाँ फ्रेट भी जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फ्रेट के साथ काउंट होता है। 1,05,00,000 के गुड्स में 50% तो टैरिफ ही लग गया, मीन्स 50 लाख यहाँ से और आपका 2.5 लाख यहाँ, 52,50,000 तो ये बढ़ गया। तो 52,50,000 का आपका हो गया है टैरिफ, और 18,90,000 लगभग 20 लाख रुपए का आपका हो जाएगा IGST। तो आपको ये गुड्स मंगाने में 70-80 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। जबकि आपने जब वेबसाइट पे देखा, जब बात हुई सप्लायर से, उसने कहा कि भैया ये 1,05,00,000, आपने भी सोचा चलो 1,05,00,000 का पड़ रहा है यहाँ हम, ठीक है, यानी कि पर पीस मुझे पड़ रहा है 105 रुपये, यहाँ हम आराम से 150 रुपये में बेच लेंगे। बट जैसे ही आपने उस गुड्स को मंगाया तो आपके ऊपर 2 तरीके के टैक्स एप्लीकेबल हो गए। ठीक है, यानी कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम कोई प्रकार के GST नहीं लगाएंगे, नहीं लगाते, क्योंकि चाइना के व्यक्ति ने जो आपको एक्सपोर्ट किया उसने भी अपना वाला GST या वैट कुछ लगाया नहीं आपके ऊपर। ठीक है, बट ये आपका इंपोर्ट ड्यूटी और IGST कलेक्ट किसने किया? इंडियन गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, कस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू कलेक्शंस हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हमको क्लियर। अब ये यहाँ पर एक बात ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे कंट्री नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया की कोई भी कंट्री है, वो कंट्री में भले किसी प्रकार का टैक्स लगता होगा, इनडायरेक्ट टैक्स, वैट या GST जो भी लगता होगा, अगर वो कंट्री अगर एक्सपोर्ट करती है तो टैक्स नहीं लगाती, इंपोर्ट करने पर टैक्स लगाती है। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री में, ठीक है, मतलब कि हमारे भारत में क्या हो गया कि अगर हम दूसरे देश में बेचने जाएंगे, यहाँ से भेजेंगे तो GST नहीं लगाना, लेकिन हम खरीदेंगे, हमारे ऊपर 2 प्रकार के टैक्स एप्लीकेबल। अब कोई भी कंट्री गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? अब हम लोग समझेंगे कि एक्सपोर्ट करने पर GST क्यों नहीं लगाते, इसका क्या कारण है। भारत सरकार टैक्स क्यों नहीं लगवाती, कहती टैक्स मतलब क्यों हमसे कहते टैक्स नहीं लगाओ, क्या कारण है? आइए समझते हैं इसको बहुत ध्यान से। अब हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमी, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे, इकोनॉमी की थोड़ा समझेंगे। देखिए, हर कंट्री, यानी कि हम जो भी कुछ खरीदते हैं उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। सिंपल सी बात, कुछ भी खरीदना है तो पैसे देने पड़ेंगे। अब ये पैसे का कंट्रोल, यानी कि जो हम लोग रुपीज में पेमेंट करते हैं, इसका कंट्रोल किसके पास? इंडियन गवर्नमेंट के पास है। RBI छापता है पैसा, नोट। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ये भी आता है यार, अगर पैसे ही रखने से लोग रईस होते तो भारत सरकार क्यों ना नोट छाप के सबको दे दी, 5-5, 10-10 करोड़ सबके बैंक में डाल दे, सब रईस हो गए। क्यों ऐसा नहीं होता?
सिंपल सा लॉजिक है, अगर पैसे ही से सबको रईस करना है, भारत सरकार के पास पूरा कंट्रोल है पैसा छापने का, चाहे जितना छाप सकती है, तो क्यों ना 500-500 करोड़ रुपए छाप के सबको दे दिया जाए, सब रईस हो जाए। अभी हम लोग समझेंगे, बहुत आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, अभी हम लोग ना कि एक्सपोर्ट करने पर जीएसटी क्यों नहीं लगता, इससे पहले थोड़ा सा आपको मॉनेटरी सिस्टम समझना पड़ेगा। मॉनेटरी सिस्टम, ठीक, मॉनेटरी सिस्टम मतलब पैसा कब छापा जाता है, किस बेसिस पर छापते हैं, क्यों जाते, अगर ये समझ जाएंगे देन फिर आपको फिर मैं दूसरा टॉपिक इस पर तभी समझा पाऊंगा। पहले समझते हैं कि हम कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट मनमानी पैसा क्यों नहीं छाप सकती। जैसे अभी एक कंट्री है साउथ अमेरिका के पास, वेनेजुएला करके कंट्री सुना होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल वेनेजुएला के पास है, सऊदी के पास भी नहीं, सऊदी से ज़्यादा पेट्रोल वेनेजुएला में निकलता है। लेकिन वहाँ पास इतनी ज़्यादा गरीबी बढ़ चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक पैकेट दूध खरीदने के लिए आपको 1 बोरा नोट भर के देना पड़ता है दुकानदार को। ऐसा सीन हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने पैसे बहुत ज़्यादा छाप दिए। अब क्यों हम लोग ज़्यादा नोट नहीं छाप सकते है ना, इसके लिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई कंट्री ए है, ए नाम की कोई कंट्री है, ठीक है, इसमें 1000 लोग रहते हैं, लोग यहाँ रहते हैं, ठीक, 1000 लोग रहते हैं। और ए नाम की कंट्री में जितने भी संसाधन है, संसाधन का मतलब रिसोर्सेज मीन्स खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, जो भी आपके संसाधन हैं, ठीक है, सारे संसाधन को मिलाकर, ठीक है, यहाँ पास मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपए तक का संसाधन है। पैसा नहीं बोलो, संसाधन, ठीक, संसाधन मतलब जो भी हम लोग गेहूँ है ना उगाते हैं, चावल उगाते हैं, जो रिसोर्सेज मतलब जो भी चीज़, सीमेंट, ईटा, बालू, गिट्टी, मतलब जो भी चीज़ ऐसा है आपका सब रिसोर्सेज है। यहाँ जो भी चीज़ दिख रहा है सब रिसोर्सेज तो है, टेबल कुर्सी भी रिसोर्सेज है, ठीक है। सारे रिसोर्सेज को मिलाकर 1 करोड़ की वैल्यू है। इसका मतलब इस कंट्री की जीडीपी हो गई 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए का नोट भारत सरकार, ठीक है, मतलब कि ये कंट्री की गवर्नमेंट को छापना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए छापना, तभी 1 करोड़ की चीजें खरीद पाएंगे। हमने ये सब जो भी संसाधन है उसकी वैल्यू हमने तय की कि 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 करोड़ रुपए नोट छाप दिया। 1 करोड़ नोट छापने का मतलब क्या, अब जितने भी संसाधन इस कंट्री में है वो टोटल संसाधन को खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक। तो अब ये जब इसको डिवाइड होगा 1000 पीपल में तो सबकी ठीक जीडीपी पर कैपिटा हो जाएगी। लेकिन अगर ए नाम की कंट्री की गवर्नमेंट देखा कि यार हमारी जनता बहुत गरीब है, चलो हम नोट ज़्यादा छाप कर रईस कर देते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब क्या किया, 10 करोड़ रुपए नोट छाप दिया, जबकि 1 करोड़ छापना था। अब क्या हुआ, 10 करोड़ रुपए जो नोट छापा, रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, अब वही चीज़ों को खरीदने के लिए आपको 10 करोड़ देना पड़ेगा। बात को समझ पा रहे? अगर ये मुझे मार्कर खरीदना है 10 रुपये में, ठीक है, अब मैंने देखा कि मार्कर 10 रुपये का है और ठीक है, हम अब भारत सरकार ने क्या किया, चलो यार 10 रुपये सिर्फ हमारी जीडीपी है, इसको क्या करते हैं 50 रुपये छाप देते हैं। तो 50 रुपये छाप तो दिया बट जीडीपी तो बढ़ी नहीं, हमारे संसाधन नहीं बढ़े, संसाधन नहीं बढ़े, नोट ज़्यादा छाप दिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो सामान 100 रुपये का मिल रहा था वो सामान अब 1000 का मिलने लगेगा, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है। तो नोट हम कब छाप सकते हैं, नोट हम तभी छाप सकते हैं जब हमारे पास संसाधन बढ़े, जब जीडीपी बढ़े। ऐसे नोट छाप देंगे महंगाई आ जाएगी। जो चीज़ें आप, जो दूध का पैकेट आप 35 रुपये में खरीदते हैं, अगर भारत सरकार 5 गुना नोट छाप दे आपको रईस करने के लिए, तो वो दूध का पैकेट आपको 150 में खरीदने पड़ जाएंगे। संसाधन नहीं बढ़े, इसीलिए आप देखते होंगे टीवी में जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। क्यों जीडीपी के चक्कर पड़े हैं, क्यों कंट्री बोलती है कि हमें जीडीपी बढ़ाना है, अभी शायद है ना 8.2% के रेशियो से जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में इसलिए पड़े हैं क्योंकि जीडीपी ज़्यादा होगी, जीडीपी मतलब जो भी हमारे किसी कंट्री में जो संसाधन अवेलेबल है, गुड्स एंड सर्विस, सेवा भी आती है, वस्तु भी आती है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी आप फीस दे रहे हैं, ठीक, 15-16 हज़ार जो भी पे कर रहे हैं, अब ये 15-16 हज़ार एक सर्विस की फी हमने रखा, ये भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रही है। ये भी जो हमने सर्विस आप लोगों को दे रहे हैं, ये सर्विस की वजह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है,
कुछ भी हम लोग वस्तु या सेवाएं लॉन्च करते हैं, उस सेवाओं की कीमत एक तय होती है और उसी को मिला के फिर किसी कंट्री की जीडीपी, और जीडीपी के बेस पे पैसे छापे जाते हैं। पहला पॉइंट ये, यानी कि पैसा कोई मनमानी नहीं छापते, मनमानी छाप दिए, जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, एक और बात हम लोग समझेंगे। सपोज किसी कंट्री की जीडीपी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जीडीपी है, ठीक है, और उस कंट्री को नोट भी छापना पड़ेगा। जीडीपी बहुत अच्छी है तो उस जीडीपी की रिसोर्सेज को खरीदने के लिए नोट छापना पड़ेगा। सपोज रुपए छापा गया, रुपए हमने छाप दिया, लेकिन अब हमें पेट्रोल चाहिए, खरीदना है। जैसे हम लोगों को पेट्रोल चाहिए होता तभी आप गाड़ी में डाल के पेट्रोल आए होंगे। अब पेट्रोल आया कहाँ से? ये सऊदी अरब से आया। अब सऊदी अरब से पेट्रोल खरीदना है और से आप रुपए देंगे, क्या वो लेगा? रुपए नहीं लेगा। क्या भैया हमारे क्या, हमारे क्या द्रहम चलता है, रियाल चलता है, वो दीजिए, ठीक है। सपोज अमेरिका से आपको कोई वस्तु मंगानी है, ठीक है, अमेरिका से मान लीजिए चलिए कि जो आपका एलपीजी आता है, जो सिलेंडर हम लोग भरते हैं, तो ज़्यादातर नेचुरल गैस अमेरिका, रसिया सब देते हैं, ठीक है। अब अमेरिका से आपको एलपीजी खरीदनी है, अमेरिका को अगर आप रुपए में देंगे, क्या कोई लेगा? क्या भैया डॉलर दो हमको। अब यहाँ अब देखिए, अब समस्या को समझिए, तभी आप जीडीपी इकोनॉमी समझ पाएंगे। उनको डॉलर चाहिए, अब डॉलर तो हम लोग छापते नहीं है, हम छापेंगे तो हमारे पर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। रियाल या द्रहम या कुछ हम लोग छापते नहीं, यानी कि हमें सिर्फ अपने कंट्री का मतलब की करेंसी छापने का अधिकार है, आरबीआई छापती है, बट दूसरे कंट्री का करेंसी छापने का अधिकार नहीं है। अब ये मामला फंसा गया। अगर हम, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें सऊदी अरब से पेट्रोल खरीदना है और हम उसे रुपए में पेमेंट देंगे, वो नहीं लेगा। अब खरीदे तो खरीदे कैसे, क्या तरीके हैं? तो होता क्या है कि, लेकिन एक जो करेंसी है डॉलर, ये डॉलर जो करेंसी है पूरी वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज करती है। आप किसी भी रुपए में पेमेंट देंगे नहीं लेगा, डॉलर में देंगे तो ले लेगा। तो यानी कि डॉलर जो है हमारा इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है डॉलर का। अगर सऊदी अरब को हम डॉलर देंगे तो वो फिर पेट्रोल दे देगा। आप देखते होंगे, ठीक, पेट्रोल इतने रुपए बैरल प्रति डॉलर आता है सारा, यानी कि इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होता है, यानी कि ग्लोबल जो भी बिजनेस होता है, एक बिजनेस तो हमारे लोकल में होगा, इंडिया के अंदर होगा, एक ग्लोबल, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर निर्भर है, क्योंकि कोई भी कंट्री पूरी तरीके से रिसोर्सेज अपने कंट्री में पैदा नहीं करती, डिपेंड होना पड़ता है किसी न किसी कंट्री पे। तो उस कंट्री से सामान खरीदना है, और वो कंट्री का नोट तो हम लोग छापते नहीं, लेकिन वो कंट्री डॉलर ले लेती है। तो डॉलर, इसलिए डॉलर पूरी कंट्री में चलता है। क्यों चलता है आगे हम बताएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब से मुझे पेट्रोल खरीदना है कंट्री को, अब डॉलर भी आप नहीं छाप सकते, डॉलर तो ले लेगा सऊदी, डॉलर है यूएस का, ध्यान दीजिएगा, यूएस का डॉलर है। अब डॉलर आप छाप नहीं सकते, अब डॉलर कैसे आएगा आपके पास? समस्या है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप चाहेंगे ना कि जो कंट्री डॉलर छापती है उस कंट्री को हम सामान बेचें। जब सपोज ये संदीप रहते हैं अमेरिका में, ठीक है, यूएस में रहते हैं, तो कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है। अब भारत सरकार खुद चाहेगी कि आप यूएस के लोगों को आप गुड्स बेचें। क्यों? यूएस का व्यक्ति आपको डॉलर में पेमेंट कर देगा, और डॉलर आपके पास आ गया कंट्री में, डॉलर आपके जेब में नहीं आएगा, आपको रुपए मिलेगा। भारत सरकार रख लेगी डॉलर और उसको कन्वर्ट करके रुपए छाप को आपको दे देगी। अच्छा, रुपए भी ज्यादा छापना पड़ जाएगा, डॉलर अगर ज्यादा आया तो उसको पेमेंट करने के लिए रुपए, तो हम लोग रुपए कब कब छाप पा रहे। अब आप लोग देखिए, बिल्कुल पूरा है ना इकोनॉमी समझ रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जीडीपी बढ़ेगी तब रुपए छापेंगे, डॉलर ज्यादा आएगा तब हम रुपए छाप पे करना है। अब भारत सरकार पर डॉलर आ गया, आपको भारत सरकार ने कन्वर्ट करके रुपए दे दिए, आप मस्त हो गए, रुपए मिल गया कंट्री। और डॉलर जब भारत सरकार पास आ गया, फिर भारत सरकार डॉलर से फिर पेट्रोल, कच्चा तेल खरीदने का, जो भी खरीदना खरीदेगी। ऐसे चलता है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी चलती है। अब डॉलर आएगा कैसे? डॉलर तभी आएगा जब आप एक्सपोर्ट करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? एक्सपोर्ट करने पर तो डॉलर आएगा, और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो डॉलर नहीं आएगा। अब देखिए, एक्सपोर्ट कब होगा? जब आपकी चीजें सस्ती होंगी। सपोज अमेरिका का कोई व्यक्ति है, कुछ गुड्स खरीदना चाहता है, वो गुड्स भारत में भी मिलते हैं और चाइना में भी मिलते हैं। अब वो क्या करेगा, वो नेट पे जाके सर्च करेगा, भारत के सप्लायर से बात करेगा कितने का, और चाइना के सप्लायर से बात करे कितने का है। तो हमने देखा
अब जहां ज्यादा सस्ती पड़ेंगे वहीं से लेगा ना वो व्यक्ति। अगर हम जीएसटी लगा दिए 18% तो महंगी हो गई। एक्चुअली में गुड्स का कॉस्ट तो 100 रुपये था, तो 18% तो भारत सरकार ने लगाया अपनी कमाई के लिए, तो 118 हो गई। लेकिन चाइना में भी प्राइस 100 रुपये था, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाया। अल्टीमेटली क्या होगा, उसको चाइना से पड़ेगा 100 रुपये, हमसे कर दे 118 पड़ेगा। तो उसको महंगा क्यों पड़ा? क्योंकि हमने टैक्स लगाया। तो अब टैक्स लगाया तो क्या नुकसान हुआ? अब डॉलर ज्यादा चाइना की तरफ चला गया। भारत सरकार तो डॉलर, हर कंट्री को डॉलर चाहिए, तो इसीलिए एक्सपोर्ट करने पर जीएसटी इसलिए लगाते हैं क्योंकि हर कंट्री को, अब यहाँ डॉलर नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे फॉरेन रिजर्व। एक आप लोग न्यूज में सुनते होंगे ये शब्द, फॉरेन रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार हिंदी में आता है। विदेशी मुद्रा भंडार कम पड़ गया, विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा आया, खूब है ना। तो यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई? फॉरेन रिजर्व, इसे फॉरेक्स भी बोलते हैं। कहते हैं कि आपके पास कितना फॉरेक्स है, जिस कंट्री के पास, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रुपीज जो भी होता है, ठीक है, जिस कंट्री के पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स है वो कंट्री ज्यादा मजबूत है, वो कंट्री कहीं से भी कुछ भी खरीद सकती है। जिस कंट्री के पास फॉरेक्स नहीं है वो कंट्री बर्बाद भी हो सकती है। अब 90s में, 90 के दशक में, ठीक, 90s मतलब 1991 से लेकर 99 तक, 90s के दशक में भारत के पास फॉरेक्स बहुत कम था। इतना कम था, मात्र 3 महीने के लिए फॉरेक्स बचा था। मतलब 3 महीने के बाद विदेशी मुद्रा भंडार भारत का खत्म हो जाता। अगर विदेशी मुद्रा भंडार भारत का खत्म हो जाता तो क्या होता? ना हम पेट्रोल खरीद पाते, पेट्रोल डीजल नहीं खरीद पाते तो क्या नुकसान है? पेट्रोल डीजल नहीं खरीद पाते हैं तो जितनी भी कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनके कार ना बिकेंगे। जितने भी टू व्हीलर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनके टू व्हीलर नहीं बिकेंगे। अगर कोई कंट्री आपके ऊपर हमला कर दे, आप युद्ध लड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए भी पेट्रोल चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। और साथ ही साथ अब वस्तुएं ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, ट्रांसपोर्ट चीजें हो नहीं पाएगी, तो पूरी की पूरी कंट्री कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, एकदम घुटने टेक देंगे। तो भारत में क्या था? भारत 90 के दशक में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल 2 या 3 महीने के लिए बचा हुआ था। उस समय फिर ये हुआ कि जब मीटिंग बुलाई गई कि भैया क्या करें, 3 महीने बाद तो डॉलर खत्म हो जाएगा, डॉलर खत्म होगा तो क्या करेंगे? फिर हमें सोना गिरवी रखना पड़ेगा। अब डॉलर चाहिए ना, सोना गिरवी रखेंगे तब डॉलर मिलेगा। सोना जाएगा, दूसरे कंट्री को सोना हम गिरवी देंगे, वो हमें डॉलर देगा, तब हम खरीद पाएंगे। या तो हमें सोने में ही ट्रेड करना, गोल्ड दे के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस समय काफ़ी दिक्कतें थी। उस पहले भारत में क्या था? पहले भारत में कोई भी व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता था आसानी से, उसको लाइसेंस लेने पड़ते थे, और वो कितना प्रोडक्शन करेगा वो अप्रूवल लेने पड़ते थे इंडियन गवर्नमेंट से। और साथ ही साथ विदेशी कंपनियों को बैन किया था भारत सरकार ने कि विदेशी कंपनियां भारत में नहीं बिजनेस करेगी। क्यों ऐसा सोचा था? क्योंकि भारत जब गुलाम हुआ था, गुलाम होने का रीजन क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, क्योंकि ब्रिटेन की एक कंपनी आई थी बिजनेस करने के लिए भारत में, जैसे हम लोग बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी ने भारत में व्यापार किया, व्यापार करते 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 भारत को कंट्रोल किया, गुलाम बना ली, फिर बाद में ऐसा हो गया। तो पहले हम लोगों को डर ये लगता था कि नहीं, विदेशी कंपनियां बेकार होती, विदेशी कंपनी आएंगे तो देश को लूट लेंगे, गुलाम बना देंगे। इसलिए 1947 के बाद से भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को बैन किया था। कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आके बिजनेस नहीं कर सकती। अब ये 90 के दशक तक ऐसे चल रहा था। अब विदेशी कंपनी भारत में नहीं आएगी तो अब इससे दिक्कत भी है, क्योंकि विदेशी कंपनी जब आती है तो वो डॉलर लेके आती है बिजनेस करने, भारत सरकार को डॉलर देती, अल्टीमेटली आती है। तो हमारे कंट्री ने क्या किया था? विदेशी कंपनी को बैन किया था। अब बैन करने और दूसरा कारण यह था कि हम लोग को एक्सपोर्ट उतना अच्छा नहीं था। एक्सपोर्ट अच्छा क्यों नहीं था? क्योंकि अगर आप सपोज कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, साल भर में 1 करोड़ पीस बनाते हैं, अगर उसको आप 2 करोड़ पीस बनाना चाहते तो फिर भी आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसको बोलते थे लाइसेंस युग चलता था। और अगर आप सरकार से लाइसेंस लेने जाएं तो फिर करप्शन, भ्रष्टाचार, कितना रुपए घूस देना पड़ता था अधिकारियों को, सरकार से घुस जाता था। और अल्टीमेटली फिर क्या होता था? आपकी प्रोडक्शन हो जाते थे महंगे, या तो महंगे हो जाएंगे, ठीक, सस्ते रखना तो क्वालिटी कम करनी पड़ेगी। तो सस्ते अगर किया तो क्वालिटी कमजोर हो किया तो एक्सपोर्ट करने पर दूसरे ठीक है, देश ने नहीं खरीदा गुड्स। अब जो दूसरा देश हमसे नहीं खरीद रहा है, क्यों?
ये क्योंकि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं। क्वालिटी क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि क्वालिटी अच्छी कर सकते थे, बट हमें वो लाइसेंस लेने के लिए हमें बहुत पेमेंट करने पड़ गया अधिकारियों को, इसलिए कि लाइसेंस हो। तो जब ये सारी चीज़ों की वजह से भारत में फॉरेक्स बिल्कुल ख़त्म हो गया था, 2 से 3 महीना बचा था। उस समय फिर मीटिंग हुई कि अब क्या करें, कैसे कंट्री को बचाए। अगर फॉरेक्स ख़त्म हो गया तो मतलब एकदम ख़त्म हो जाएगी कहानी। तो भारत सरकार ने क्या किया, आईएमएफ जानते हैं जो लोन देता है, और वर्ल्ड बैंक, 2 ही बैंक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है। आईएमएफ से लोन लेने के लिए भारत सरकार ने बोला कि हमें लोन दे दीजिए डॉलर में, तो आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया। वर्ल्ड बैंक से बोला कि लोन दीजिए, वर्ल्ड बैंक ने भी मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल यूएस का, अमेरिका या यूरोप का है, ये विदेश लोगों का ज़्यादा कंट्रोल है इस पर। अब ये लोगों ने एक शर्त दिया, कहा कि अगर आप लिबरलाइजेशन लाएंगे, लिबरलाइजेशन का मतलब अब विदेशी कंपनी को भी काम करने का मौका अपने कंट्री में देंगे, तब हम आपको लोन देंगे। तो अल्टीमेटली मनमोहन सिंह सरकार ने फैसला लिया कि हम लिबरलाइजेशन करेंगे। जब लिबरलाइजेशन जब किया गया, तब जाके विदेशी कंपनियां भी भारत में, पेप्सी, कोका कोला भी आने लग गई। धीरे धीरे सारी चीज़ें करते करते अब जाके कंट्री का ग्रोथ अच्छा हो गया। अब जीडीपी अभी $4 ट्रिलियन पे आ गए। वर्सेज अब चाइना ने लिबरलाइजेशन 70 के दशक में लाया था, 1970 के दशक में, हम लोग ने 90 के दशक में लाया। तो चाइना ने जो चीज़ भारत ने 1990 के दशक में किया, चाइना ने 1970 के दशक में कर दिया था, लिबरलाइजेशन ला दिया था। अब इससे फायदा क्या हुआ, विदेशी कंपनी आई। ठीक है, एप्पल का जो भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में, जितनी भी कंपनी है, अच्छे अच्छे कंपनी, सबका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। तो वहाँ पर डॉलर ज़्यादा है। आज चाइना $22 ट्रिलियन पे, हम लोग $4 ट्रिलियन पे अटके हुए हैं। खैर उसमें नहीं जाएंगे। तो अब आपको मैंने आपको इतनी लंबी कहानी इसलिए बताई कि ताकि आप समझिए कि एक्सपोर्ट करने पर जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे हम लोग। रीज़न ये है, एक्सपोर्ट करने पर जीएसटी अगर लगा दिए तो चीज़ें हो जाएंगी महंगी हो जाएंगी। कोई भी दूसरी कंट्री हमसे कोई गुड्स नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, नहीं खरीदेगा तो डॉलर यानी फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स नहीं आएगा। फॉरेक्स नहीं आएगा तो क्या होगा, क्योंकि हम भी तो डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज पर, हमें भी तो खरीदना है। इसलिए बोलते हैं जो ठीक ग्लोबल ट्रेड, हमेशा ठीक ग्लोबल ट्रेड की बात, ग्लोबल विदेशी, ठीक है, क्योंकि ग्लोबली ट्रेड होता है डॉलर पे। तो डॉलर अगर नहीं होगा तो कोई भी कंट्री कोलैप्स हो सकती है। डॉलर इतना पावरफुल है। अब डॉलर पावरफुल कैसे हुआ, इसको कहानी समझ लेते, थोड़ा सा 5 मिनट समझा देंगे। तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया, हर कंट्री को डॉलर चाहिए। डॉलर कब आएगा, जब दूसरे कंट्री में बेचेंगे। लेकिन क्या कोई कंट्री चाहती कि डॉलर हमारी कंट्री से जाए? नहीं चाहती। अगर हम दूसरे कंट्री से सामान खरीदेंगे तो पेमेंट हमें करना पड़ेगा डॉलर में, हम तो रुपए में पे करेंगे। भारत सरकार फिर उस रुपए को अपने पास रखकर डॉलर में पे करना पड़ेगा, तो डॉलर हमारे कंट्री से जा रहा है। तो कौन सी कंट्री चाहेगी कि हमारे कंट्री से फॉरेक्स से जाए, डॉलर जाए? कोई कंट्री नहीं चाहती है। इसीलिए जब भी आप खरीदेंगे तो आपके ऊपर लगाया जाता है टैरिफ और आईजीएसटी, ताकि आपको महंगी पड़ेंगे तो अगल ठिकाने में आ जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे भैया बहुत महंगा है, यहीं से खरीद लेते हैं। इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है। क्यों टैरिफ लगा रहा है? ताकि अमेरिका के लोग विदेशों से सामान ना खरीदे। अब क्योंकि अमेरिका तो डॉलर छापने वाला ठीक अमेरिका ही है, और सिंपल सी बात, अमेरिका चाहता है कि कोई कंट्री उससे आगे ना जा पाए। अभी चाइना ही उसको टक्कर दे, भारत तो बहुत पीछे, ठीक, चाइना टक्कर दे। अब चाइना को के पास डॉलर अगर कम होगा, ठीक है, डॉलर जब कम होगा तभी चाइना अमेरिका से आगे निकल नहीं पाएगा। ठीक है, अब अमेरिका ने क्या कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है। 100%, 150%, 200% टैरिफ लगा रहा है। क्यों टैरिफ लगा रहा है? इसलिए लगा रहा है कि अमेरिका के लोगों को वो सामान महंगा पड़ेगा तो अमेरिकन के लोग क्या करें, अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सामान खरीदेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, चाइना को डॉलर की सप्लाई कम होगी। डॉलर की सप्लाई कम होगी तो चाइना फिर धीरे धीरे डाउन हो। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री हमसे आगे निकल जाए। ठीक है, इसलिए तो जैसे भारत में जैसे कोई भी जो अमेरिकन ब्रांड की जो कार है, फोर्ड की कार है या कोई भी जो अमेरिका बनाती है, वो कार अगर आप अमेरिका में खरीदेंगे हो सकता है कि आपको 7 लाख 8 लाख में मिले। लेकिन वो कार जब आप भारत में खरीदेंगे तो आपको 20-22 लाख की पड़ती है। तो भारत भी टैरिफ लगाता है बहुत तगड़े से। इसलिए लगाता है क्योंकि भारत में भी बहुत सारे कार के ब्रांड है, महिंद्रा है, टाटा है, बहुत सारी कंपनी है। अगर भारत सरकार टैरिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि विदेशी कार तो टेक्नोलॉजी उनकी बहुत बेटर है, ऐसा नहीं अच्छा है, और वो अगर सस्ती पड़ गई तो क्या होगा, जो हमारे डोमेस्टिक
मार्केट है, जो डोमेस्टिक हमारे जो भी प्लेयर्स है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा और बेरोजगारी यहाँ पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि महिंद्रा के, टाटा में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, क्योंकि अगर सेल कम होगी तो जॉब भी खत्म हो जाएगी, इसीलिए टैरिफ मजबूरी में लगाना भी पड़ता है। तो अमेरिका तो बोल रहा था कि तुम कार पे जो इतना ज़्यादा टैरिफ लगाते हो, मतलब भारतीय कंपनी जब अमेरिका में कार बेचती है तो अमेरिका मात्र 20 से 25% टैरिफ लगाता है, ठीक है, लेकिन अमेरिकन कंपनी जब भारत में कार बेचती है तो 100-150% टैरिफ लगाता है। अमेरिका काफ़ी नाराज़ था इस पर भी, कहा कि आप टैरिफ कम करो, हम भी तुम्हारे पर टैरिफ लगाएंगे। लो, अच्छा जब टैरिफ लगाएंगे तो इंडिया का नुकसान तो बहुत होगा, सिंपल सी बात है, हमें डॉलर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका जियो पॉलिटिक्स होगी, ये भी आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करने पर जीएसटी नहीं लगाई जा रही, ये आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया। और इंपोर्ट करने पर टैक्स क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आपको चीज़ें महंगी पड़े। महंगी क्यों पड़ाना चाहते हैं, इसलिए महंगी पड़ाना चाहते हैं ताकि डॉलर ना जाए, यानी डॉलर नहीं बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज में सिर्फ डॉलर ही नहीं है, उसमें विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब उसमें कुछ डॉलर भी होगा, कुछ आपका पाउंड भी होगा, कुछ जापान की भी करेंसी होगी, कुछ चाइना की करेंसी होगी, कुछ रूस की करेंसी होगी। तो सभी चीज़ को मिलाकर विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स होता है। तो अब ये बात आती है, अब एक बात और आती है कि सारी कंट्री डॉलर को एक्सेप्ट क्यों कर रही है। रुपए भी तो एक्सेप्ट कर सकती थी, डॉलर क्यों हर कंट्री, जैसे चाइना और देखिए चाइना अमेरिका एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन है, लेकिन फिर भी चाइना चाहता है कि हमें तुम डॉलर दो, जबकि अगर हमें अगर दुश्मनी, तो सिंपल सी बात है डॉलर नहीं लेना चाहिए। डॉलर तो अमेरिका हम काहे डॉलर ले, क्योंकि पता है कि यार मुझे कुछ खरीदना तो मुझे डॉलर में पेमेंट करने पड़ेंगे, डॉलर है नहीं है, ठीक है। चाइनीज़ का जो येन है वो कोई लेगा नहीं, तो डॉलर चाहिए। अब डॉलर कैसे वजूद में है, पूरी मतलब कि ग्लोबल जो डॉलर में क्यों ट्रेड करते हैं, पैसे का पेमेंट डॉलर क्यों करते हैं, इसको समझेंगे। इसको समझने से पहले आपको ये जानना है कि पहले व्यापार कैसे होता था। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 2 साल पहले एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे व्यापार करती थी। तो सपोज पहले क्या होता था कि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से व्यापार करना चाहती थी तो वो क्या होता, उसका पेमेंट कैसे, उसका पेमेंट गोल्ड में होता था, सोने में होता था, गोल्ड। जैसे सपोज हम लोग ने यूरोप से कुछ सामान मंगाया, ठीक है, और उसको पेमेंट करना है, हम लोगों को पेमेंट करना है तो हमें गोल्ड में पेमेंट करना, गोल्ड भेजना पड़ेगा। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया क्यों थी, क्योंकि जब विदेशी लोग जब भारत में आए, जब आपने हिस्ट्री पढ़ा था, जब मार्को पोलो और पता नहीं कौन कौन से फायान यात्री जो पहले आज से 700-800 साल पहले क्या होता था कि कोई जानता नहीं था कि यार इंडिया नाम की कंट्री इधर, कोई नहीं जानता था। तो लोग समुद्री यात्रा करते थे रिस्क लेके अपनी ज़िंदगी का, तो ठीक ग्लोबल ट्रैवल करते थे। तो जब भारत में कौन आया था, वास्को डिगामा करके आया था, आपको पता, वास्को डिगामा जब भारत में आया, कहा कह रहे हैं भारत नाम की कंट्री है, इससे पहले तो देखा नहीं था। तो भारत में क्या बिकते थे, मसाले, स्पाइसेस। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग थे वो खाना तो खाते थे, उनके पास ज़्यादा मसाला वसाला डालना नहीं आता था, बट भारत में मसाले वगैरह बहुत बिकते थे। तो फिर जब भारतीय खाना खाया, भारतीय मसाले को डाल के इन्होंने जब भारत में खाना खाया, कहा गया बड़ा टेस्टी हो गया। अब जितने भी विदेश के जो भी कंट्रीज थे, अब सब मसाले खरीदना चाहते हैं। मसाले में सबसे ज़्यादा गोल मिर्च, ठीक है। तो आज से 700-800 साल पहले क्या था, अब ये मसाले खरीदने के लिए भारत को पे करना पड़ेगा सोना, आपको गोल्ड पे करना पड़ेगा। इसीलिए फिर क्या हुआ कि भारत बहुत रईस हो गया था। क्यों? क्योंकि मसाले बेच कर। आज से 800 साल, 900 साल, 1000 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मसाले भारत में थे, इसलिए भारत में गोल्ड बहुत आ गया था, तभी भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। उसके बाद क्या अंग्रेजों ने फिर आगे लूट लिया, तो सारा सोना फिर लूट के चले गए। अब तो कुछ बचा नहीं हम लोग के पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था कि पहले जब आज से 100-150 साल पहले कुछ भी हमें खरीदना है तो पेमेंट करना पड़ता था गोल्ड में। और गोल्ड आपको पता है बहुत भारी होता है, सबसे भारी गोल्ड ही होता है। 1 किलो गोल्ड बहुत भारी होता है। मतलब अब सपोज 1 लाख रुपए पेमेंट करना है, अगर उसको गोल्ड में करेंगे, पहले की बात बता, गोल्ड में करेंगे तो गोल्ड लेके जाने में खतरा है। अब उस कंट्री को गोल्ड कैसे पहुंचाएंगे, 22 शिप जहाज से पहुंचाएंगे। जहाज से जब आप गोल्ड पहुंचाएंगे तो समुद्री के जो लुटेरे थे वो लोग लूट लेते थे। अब ये रिस्क भी है, अगर लूट लिए तो दोबारा पेमेंट करना। अब ये समस्याएं थी, फिर भी लोग
ऐसे ट्रेड नहीं, पहले जो भी ट्रेड होता था वो सोने में होता था, गोल्ड दे के होता था। तो उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार आया, प्रथम विश्व युद्ध आया, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध तक में ब्रिटेन सबसे मजबूत कंट्री थी, ब्रिटेन के पास सबसे ज़्यादा सोना था, ठीक, सारी कंट्री को लूटने के बाद। लेकिन जब जर्मनी से युद्ध हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो ब्रिटेन, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब वॉर होता है तो युद्ध लड़ने के लिए हथियार चाहिए। अब हथियार कौन बना? अमेरिका बनाता है हथियार, ठीक है। तो अमेरिका ने बोला कि देखो मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों को हथियार बना के दूंगा। तो अमेरिका ने, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने हथियार बेचा, हथियार बेच के जितना भी सोना था अमेरिका में आ गया। उस समय अमेरिका उतना मजबूत कंट्री नहीं था, ब्रिटेन था, अमेरिका नहीं था, तो थोड़ा मजबूत हुआ अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वार फिर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो ब्रिटेन थी वो बहुत कमजोर हो गई जर्मनी से लड़ते हुए। अब चूंकि हथियार चाहिए, हथियार बना रहा था अमेरिका, तो अमेरिका ने हथियार बेच के, फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड हथियार बेच के पूरे वर्ल्ड का सोना अमेरिका के पास, सबसे ज्यादा गोल्ड अमेरिका सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री हो गया युद्ध की वजह से। अमेरिका रईस तभी होगा जब युद्ध होगा किसी कंट्री में, वरना अमेरिका गरीब हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे तैसे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र, ठीक। यूनाइटेड नेशन में जब गठन हुआ तो लोगों को समझ में आया कि यार युद्ध करके बहुत नुकसान होता है, जीतने वाला कंट्री को भी नुकसान होता है, हारने वाला का लॉस तो होता है, बट जीतने वाला का लॉस होता है। तो यूएन, तो तब जाके यूनाइटेड नेशन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन बनाया गया, सभी कंट्री को मिलाकर एक मीटिंग हुई कि भैया आप युद्ध करने से बचें, युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध होने पर भले ही उस कंट्री ने जीता फिर भी उसका 60-70%, 80% नुकसान तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं नुकसान नहीं होगा। तो युद्ध की इतनी भयंकर परिणाम को यूएन बनाया गया, और यूएन की मीटिंग हुई तो फिर बाद में यूएन ने हर चीज की मीटिंग की कि अब ग्लोबल ट्रेड कैसे करना है। तो जब ग्लोबल ट्रेड की बात है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि आप लोग जो ग्लोबल ट्रेड करते हैं, आप लोग गोल्ड में करते हैं, गोल्ड में करते तो बड़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता, समुद्री लुटेरे लूट लेते, ये सिक्योर नहीं है। एक काम करिए, आप गोल्ड में व्यापार मत करिए, आप डॉलर पे व्यापार करिए, ठीक। सभी कंट्री को अमेरिका ने बोला, लेकिन सभी कंट्री ने, अमेरिका ने बोला कि भैया क्यों हम डॉलर में व्यापार करें, क्या फायदा डॉलर में व्यापार करके, हमें क्या फायदा है। तो अमेरिका ने बोला कि अगर आप डॉलर में व्यापार करेंगे तो पहली बात तो डॉलर क्या है, कागज है, ठीक है, कागज है, सिंपल सी बात है, वो अगर कोई लूटेगा हल्का होता है, प्लस लूटेगा भी तो हम लोग तो ट्रैक कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप डॉलर में ट्रेड करेंगे तो मैं आपको सिक्योरिटी भी दूंगा, जब मैं आपको अपनी वेपन्स, क्योंकि उनके पास हथियार, टेक्नोलॉजी सब कुछ था तब तक में, इन्होंने कहा कि, और दूसरी बात आप डॉलर लेके आ जाइएगा, जब डॉलर में आप व्यापार करिएगा, डॉलर लेके आइएगा, उस डॉलर के बदले में मैं आपको उतना सोना दे दूंगा। तो कंट्री को, मतलब हर एक कंट्री को लगा कि चलो सही, अच्छा आइडिया है। तो 2-4 कंट्री ने पहले अप्लाई किया, ठीक है। डॉलर अमेरिका से लिया उधार में ले लिया डॉलर, अमेरिका ने डॉलर उधार दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मेरे लोगों ने डॉलर में व्यापार किया, जब डॉलर आ गया तो डॉलर अमेरिका के पास गया, अमेरिका ने उनको गोल्ड दे दिया, लोगों को बढ़िया लगा। करते करते सारी कंट्री ने डॉलर एक्सेप्टेंस कर लिया, और लोगों को लगा चलो ठीक है, गोल्ड तो अमेरिका दे ही देगा, डॉलर हम रखेंगे, डॉलर के बदले गोल्ड हमें मिल ही जाएगा। तो लोगों को आदत हो गया, लोगों को जब आदत हो गया तो विश्वास हो गया, तो बहुत सारी कंट्री डॉलर के बदले सोना लेना बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? उनको पता चल के चलो मिल ही जाएगा, अब क्या है, चलो साल भर बाद ले लेंगे गोल्ड, या 200 साल बाद, मतलब कि या हम ठीक 2 साल बाद ले लेंगे। तो करते करते, और अमेरिका गोल्ड भी खत्म होने लगा, साथ ही साथ गोल्ड भी तो खत्म होने लगा। तो फिर अमेरिका ने एक समय के बाद, कुछ साल के बाद अमेरिका ने बोल दिया कि अब से कोई भी हमारे पास डॉलर लेके आएगा तो हम गोल्ड उसको नहीं देने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया। अब चूंकि अब जितनी भी कंट्री थी उनके पास डॉलर सबके पास आ चुका था, अगर वो डॉलर को एक्सेप्ट ना करते तो नुकसान उन कंट्री का होता। भाई पैसा क्या है, पैसा हम सिर्फ एक विश्वास है ना हमारा, एक्चुअली में वो तो कागज है, रुपए क्या है, वो कागज है, ठीक है, वो हमारा विश्वास है, एक फेथ है। अगर पैसे के ऊपर आपका जैसे 500 का नोट बैन हुआ, खत्म हुआ, विश्वास खत्म हो गया, अब 500 नोट कागज हो गया, एक्चुअली में पैसे में कुछ है थोड़ा ना, उसमें कुछ चमत्कार, उसमें क्या है, आपका विश्वास है कि ये दूंगा तो दूसरा आदमी उसके बदले सामान दे देगा। अगर ये विश्वास खत्म हो गया
तो फिर पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही जब सारी कंट्री ने डॉलर को जब एक्सेप्ट किया तो डॉलर सबके पास आ गया। अब अमेरिका ने भले मना कर दिया कि अब तुम्हें गोल्ड नहीं देंगे, डॉलर के बदले में मांगने आओगे, फिर भी अब सारी कंट्री को डॉलर को एक्सेप्ट करना पड़ा। नहीं करेंगे तो वो डॉलर कागज बन जाएगा, नुकसान सबका होगा। तो करते के मजबूरी में अमेरिका के डॉलर को एक्सेप्ट किया जा रहा है, मजबूरी में, और इससे अमेरिका को बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका, चूंकि अगर आपको डॉलर अगर चाहिए तो अमेरिका की आपको बात माननी पड़ेगी, अमेरिका बात मनवाएगा, इसलिए डॉलर मजबूत होने की वजह से अमेरिका बहुत ग्रोथ में है। और दूसरी बात, आपने कभी न्यूज़ पे सुना होगा, ब्रिक्स कंट्री सुना आपने, ब्रिक्स मीटिंग ऐसे कुछ सुना होगा, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री ने मिलकर आपस में ठीक डिसाइड ये किया, हाँ 2 मिनट बैठिए, हाँ, ये 5 कंट्री ने आपस में मिलकर डिसाइड ये किया कि हम लोग एक नया करेंसी बनाते हैं। हम लोग 5 कंट्री आपस में व्यापार करते हैं, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील आपस में व्यापार। इन्होंने कहा कि चलो हम 5 लोग जो व्यापार करते हैं, हम लोग हमें डॉलर को हटाना है, क्योंकि डॉलर हम जितना यूज़ कर रहे हैं उतना मजबूत अमेरिका, और अमेरिका बात मनवाता है। तो ब्रिक्स नाम की ब्रिक्स नाम की करेंसी बनाने में लगे हुए पास। अगर ये ब्रिक्स नाम की एक करेंसी आपस अगर बना लिए, मतलब कि ठीक है, ये लोगों ने प्लान ये किया है कि हम 5 लोग अपने देश की करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर चाइना का येन भारत में भी चलेगा, भारत का रुपए चाइना में चलेगा, ऐसे ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये लोग क्यों ऐसा मीटिंग है? इसलिए मीटिंग करेंगे ताकि यूएस के जो डोमिनेंस को कम किया जा सके। तो खैर, हम लोग बहुत आगे चले गए टॉपिक में, ठीक, इकोनॉमी में चले गए थे। खैर, तो अब हम लोग ने जाना कि इंपोर्ट करने पर आपके ऊपर जीएसटी लगा दी जाती है और टैरिफ भी लगा। अब आपको टैरिफ का गेम भी समझ में आ गया, टैरिफ का एक्चुअल में गेम क्या है, क्यों कंट्री करती है, और एक्सपोर्ट करने पर जीएसटी हम लोग नहीं, और हम लोग नहीं जाना मॉनेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, और साथ ही साथ डॉलर, ठीक है, डॉलर एक्सेप्टेंस, और हमने फॉरेक्स के बारे में समझा, फॉरेक्स कितना इंपॉर्टेंट किसी कंट्री के लिए। फॉरेक्स के बिना कोई कंट्री ग्रोथ नहीं कर सकती, कहानी खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा रोल यूएस डॉलर का है। तो यूएस डॉलर हर बात किसी कंट्री से मनवा लेती है कि भैया हमारी बात मानो, ये चीज़ें तुम साइन करो, वरना हम तुम्हें बैन कर देंगे, तुमसे कोई व्यापार नहीं करेगा तो डॉलर नहीं मिलेगा तुमको। तो इस तरह करके बहुत, ठीक है, यूएस कंट्री पे सैंक्शन लगा देती है। खैर, तो आज हम लोग ने काफ़ी गहराई वाली चीज़ों को समझा। आई होप आप लोगों को शायद पता था कि नहीं पता था, ये सारी चीज़ें पता था आपको जो मैंने पढ़ाया आज? नहीं पता था, ठीक है। हम लोगों ने टैक्स, क्योंकि टैक्सेशन का रिलेशन इकोनॉमी जीडीपी से भी तो है, टैक्स, इकोनॉमी, जीडीपी सब कॉमर्स की पढ़ाई है, बट हम लोग यहाँ पर सिंपल भाषा में, ये चीज़ें बीकॉम में दिया हुआ है आपका, बट आप लोगों को बुकिश लैंग्वेज मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया, ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम लोग कल आगे टैक्सेशन के टॉपिक को खींचेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो आज इतना करते हैं, बाकी का हम लोग कल।